नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to start second chapter in the subject code EE208. The name of the chapter is Microprocessors Architecture, Intel 8085. आज चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट कोड EE208 का सब टॉपिक 2.1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम. चैप्टर नंबर 2 का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम. और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम या इसके अलावा जो भी इस चैप्टर में पढ़ने हैं सेकंड के अंदर, वो पर्टिकुलरली अपने को इंटेल 8085 के बारे में पढ़ना है. तो पर्टिकुलरली मैं बात करूँ कि पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेल 8085 यूपी. तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मैंने आप ये डायग्राम के अंदर बताया हुआ है. इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, स्टेटस फ्लैग्स, टेम्परेरी रजिस्टर, अकोमोलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, various registers like B, C, D, E, H, L, stack pointer, program counter, incrementer, decrementer, address latch, address buffer, data and address buffer, clock, interrupt control, serial input output control, SID, SOD. SID का मतलब क्या हो जाएगा, सीरियल इनपुट डेटा. SOD का मतलब सीरियल आउटपुट डेटा. तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जब भी आता है तो अपने को ये डायग्राम बनाना है और इसके जो पार्ट्स हैं उनके सबके नाम लिखना होते हैं. ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है. यदि विद डिस्क्रिप्शन आता है तो हर एक के बारे में अपने को बताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में. तो शॉर्ट के अंदर अपन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म्स द फॉलोइंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और, कंप्लीमेंट, इंक्रीमेंट बाय 1, डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्ट बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, क्लियर. इस प्रकार के फंक्शन करता है. पूरी डिटेल चैप्टर इसी चैप्टर में बाद में 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ा जाएगा. चूँकि अपना जो टॉपिक है 2.1 एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना है, ये लेक्चर के अंदर, तो अपन हर एक के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे. अदरवाइज क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो अपन हर एक के बारे में, एक के बारे में पूरा डिटेल में जाते हैं. तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ALU का काम है विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन काम में करना. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड और लाइक दिस, कंपेरिजन, कंप्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये काम करता है. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो X1 और X2 यहाँ पे दो एरो के द्वारा बताया हुआ है और ये सिग्नल देता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को. इसका क्या काम है? द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज ए सेक्शन ऑफ द CPU. ये CPU का एक भाग है. इट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक सिग्नल होते हैं, वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट किए जाते हैं. तो इस प्रकार इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो बिटवीन द CPU एंड द पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स का मतलब इसके अंदर साथ में जो अटैचमेंट है मेमोरी का, दूसरे पार्ट्स का, उनके साथ में कोई भी डेटा कितनी देर तक वहाँ रहेगा, वापस कब आएगा, ये कंट्रोल करता है. कौन करता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. तो कुल मिला के अपने को यही ध्यान रखना है कि भाई इसका पर्पज़ क्या है. इसका पर्पज़ ओनली यही है कि इट जनरेट्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक
सिग्नल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। फिर अपन आते हैं कि भाई रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जिनमें एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर कहलाता है, टेम्पररी रजिस्टर भी होते हैं, और दूसरे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स में क्या है? Registers are used, various types of the registers are used by the 8085 for the temporary storage, manipulation of the data and instructions. Data remain in the registers till they are sent to the memory or the input output device. कोई भी डेटा का जब तक एजुकेशन नहीं होता तब तक वो रजिस्टर्स के अंदर रहते हैं। एक से ज़्यादा रजिस्टर्स या एक नंबर ऑफ रजिस्टर्स काम में लिए जा सकते हैं, यहाँ पे लिए हुए बताए हुए हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर्स है वो अपन देख लेते हैं। रजिस्टर ए 8 बिट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है एक 8 बिट डेटा को ऑक्यूपाई करता है, जिसको एसीसी के नाम से भी कहते हैं या रजिस्टर ए भी कहते हैं। उसके बाद में 6 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर, जो बी रजिस्टर है, सी रजिस्टर, डी है, ई है, एच और एल है। इंडिविजुअल बात करें तो वो भी 8 बिट डेटा को प्रोसेस करते हैं, और यदि कम्बिनेशन के रूप में काम लेते हैं बी सी डी ई या एच एल, तो वो 16 बिट के रूप में काम आ जाएंगे। अदरवाइज मैं ये कहूँ मेरे पास 6 रजिस्टर है, कौन से? एक बी है, सी है, डी है, ई है, एच है और एल है, हर एक 8 बिट का है। फिर अगला रजिस्टर जैसे है 16 बिट का स्टैक पॉइंटर एस पी। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर है और ये इसकी संख्या 1 है। उसके बाद में जैसे प्रोग्राम काउंटर पीसी, ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर है। फिर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर टेम्परेरी रजिस्टर। इन उपरोक्त तो मैंने बताया ना, एक्यूमुलेटर है, बी सी डी है, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर है ना। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे 5 फ्लॉप, मतलब 5 फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है पर्टिकुलर 1 बिट को कंट्रोल करता है, 1 बिट का इंस्ट्रक्शन देता है 1 बिट के रूप में, वो जिनकी संख्या यहाँ पे 5 होती है। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना स्टेटस फ्लैग, तो स्टेटस फ्लैग के अंदर 5 1 बिट के रजिस्टर हैं जिसको अपन कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो ए फ्लैग is a flip flop which indicates some condition which arises after the execution of an arithmetic or logical instruction। कोई भी पर्टिकुलर लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, उसमें किस प्रकार की कंडीशन आती है। 5 प्रकार की कंडीशन अपन पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर, स्टेटस फ्लैग के बारे में पूरा। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या आती है कि भाई इसके अंदर राशि लगी या नहीं लगी, या मतलब टोटल जो आ रहा है वो पर्टिकुलर नेगेटिव में है या माइनस के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार के पर्टिकुलर स्टेटस फ्लैग्स आते हैं वो। तो अपन बोली एक्यूमुलेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या है? ये 8 बिट का रजिस्टर है जो एएलयू के साथ में अटैच होता है। इसका जो काम है, कोई भी ऑपरेशन का जो पहला जो डेटा है इसको होल्ड करता है, दूसरा डेटा इसके अंदर आता है और पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन हो जाता है, और एग्जीक्यूशन के बाद में मेमोरी में भेज दिया जाता है। जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या काम आते हैं? देयर आर 6 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर्स, दे आर बी सी डी ई एच एल रजिस्टर्स। और यदि अपने को 16 बिट का डेटा हैंडल करना है या तो अपने 2 पेयर के रूप में काम में ले सकते हैं। जो एलो पेयर करता है वो करता है बी सी का, डी ई का और एच एल का। एच एल को जनरली मेमोरी के रूप में काम में लिया जाता है। तो मेरा मतलब है द कम्बिनेशन ऑफ 2 8 बिट रजिस्टर्स इज नॉन एज द रजिस्टर पेयर एंड द वैलिड रजिस्टर पेयर्स आर बी सी डी ई एच एल। अपन ये नहीं कर सकते हैं बी को एच के साथ में ना, बी और सी एक साथ में होगा, डी ई एक साथ में होगा, एच एल एक साथ में होगा। द वैलिड रजिस्टर पेयर्स इन द 8085 आर बी सी डी ई और एच एल बस। प्रोग्रामर कैन नॉट फॉर्म ए रजिस्टर पेयर बाय सेलेक्टिंग एनी 2 रजिस्टर्स ऑफ द हिज चॉइस। अपने हिसाब से नहीं, जैसे मैंने पहले बोला ना, बी का एल के साथ में नॉट अलाउड, सी का एच के साथ में नॉट अलाउड। द एच एल पेयर जो है जनरली मेमोरी के रूप में काम आता है। तो एच एल पेयर इज यूज टू एक्ट एज द मेमोरी पॉइंटर या मेमोरी एड्रेस के रूप में काम आता है, और इट होल्ड्स द 16 बिट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। कोई भी डेटा है
जिसका रजिस्टर होता है वो 16 बिट का होता है, तो उसको जो स्टोर किया जाता है HL के अंदर। प्रोग्राम काउंटर के बारे में क्या है, ये भी एक 16 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, और इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, तो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद में अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मेमोरी में कहाँ पे पड़ा है, उसको देखने के लिए प्रोग्राम काउंटर काम में आता है। तो पूरी डिटेल बाद में पड़ी जाएगी। इसी प्रकार स्टैक पॉइंटर भी होता है, ये भी एक 16 बिट का स्पेशल पर्पज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। द स्टैक इज ए सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन सेट बाय द प्रोग्रामर। तो पर्टिकुलर के भाई आपने जो सीक्वेंस बनाया मेमोरी का लोकेशन का, उसका स्टैक क्या, स्टैक का मतलब ढेर होता है, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो वो स्टैक पॉइंटर के अंदर आता है। फिर इसके अंदर टेम्परेरी रजिस्टर्स भी होते हैं जो ALU के साथ में अटैच होते हैं, और ये होल्ड करते हैं डेटा ड्यूरिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फ्लैग्स के अंदर मैंने बताया कि स्पेशल कंडीशन होती है, तो ये 5 होते हैं। 5 के अंदर जैसे इनके जो नाम है, फ्लैग के अंदर 5 क्या कंडीशन हो सकती है जो इसके अंदर वो अपने को इंडिकेशन देता है। पहला है कैरी फ्लैग, CS, पेरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। ये सब इनके बारे में डिटेल के अंदर जो आगे इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जैसे एड्रेस बफर लिखा मैंने, डेटा एंड एड्रेस बफर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इंटेल के अंदर 8085 के अंदर एंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके अंदर इट्स डाटा बस इज 8 बिट वाइड, और hence the 8 bits of the data can be transmitted in parallel from or to the microprocessor। इसके अंदर 8 बिट का डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। यदि 8 बिट से ज़्यादा डेटा है तो अपने को 16 बिट की एड्रेस बस की आवश्यकता होगी। द इंटेल 8085 रिक्वायर्स 16 बिट वाइड एड्रेस बस एज द मेमोरी एड्रेसेज आर 16 बिट। यदि 16 बिट के एड्रेसेज हैं, जनरली 16 बिट के होते हैं, उसके अंदर आपको 16 बिट की एड्रेस बस काम में ली जाएगी। उसमें 8 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको अपन कहते हैं MSB ऑफ द एड्रेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एड्रेस बस। ये जिसके अंदर मैंने लिखा पिंस A8 से लेके A15 तक, और लिस्ट आर 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एड्रेस और द डेटा बस। कहने का मतलब ये 16 बिट की जब बात आती है, तो पहले जो 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एड्रेस बस के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं, और बाकी के जो है 8 बिट वो एड्रेस और डेटा बस के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो एड्रेस और डेटा बस का काम डेटा को भी ट्रांसफ़र करना और एड्रेस को भी ट्रांसफ़र करना, तो इस प्रकार इसका यह काम होता है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ब्लॉक बने हैं। हर एक ब्लॉक के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। यहाँ कुछ ब्लॉक्स के बारे में जो इस चैप्टर अलाउ करेगा अपने को हर डिटेल के अंदर पढ़ना होगा, तो अपन पढ़ेंगे। तो ये आज अपन पढ़ा था फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। थैंक यू।